नमस्कार, न्यूज़ नाउ के डॉक्टर टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरित्रा रॉय। हम आपको बता दें कि जो बच्चे जन्म लेते हैं, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, उनसे संबंधित जो भी ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब करते हैं। हम हर हफ्ते जो है अलग अलग विषय को लेकर चर्चा करते हैं और हम आपकी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। और आज जो है हम न्यू बॉर्न बेबी की समस्याओं को लेकर और उनके ट्रीटमेंट को लेकर जो है आज हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। हम पहले आपको बता दें कि डॉक्टर अरित्रा रॉय न्योटिया गेटवेल में प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको अपने न्यू बॉर्न बच्चे से संबंधित कोई भी अगर दिक्कत है, तकलीफ़ है, तो आप डॉक्टर साहब से जाकर न्योटिया गेटवेल में मिल सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे जन्म के वक्त जो है जन्म लेने के बाद जो है 1 से 5 मिनट के अंदर जो है वो रोना शुरू कर देते हैं और ये रोना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चा नहीं रोता है तो वो जो है ख़तरनाक हो सकता है और इसके बाद जो है एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसके बारे में हम डॉक्टर अरित्रा रॉय से बातचीत करेंगे। हम आपको बता दें कि एक बच्चा जब रोता है तो अपने रोने के माध्यम से वह कई बातों को जो है अपने पेरेंट्स को शेयर करना चाहता है। हो सकता है कि बच्चे को भूख लगी हो सकता है कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो, या फिर बच्चा अपने माँ का अटेंशन पाने के लिए भी बहुत टाइम रोता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम आज डॉक्टर अरित्रा रॉय से बातचीत करेंगे। जब बच्चा नहीं रोता है तो इससे कई तरह की क्रिटिकल जो बीमारियाँ हो सकती हैं, और बच्चा नहीं रोता है इसको जो है मेडिकल क्षेत्र में इस बीमारी को जो है बर्थ एक्सपेक्सिया कहा जाता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये बर्थ एक्सपेक्सिया क्या होता है और जन्म के बाद एक बच्चे का रोना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? अब इस सिंपल वे में आखिर मैं समझाऊँ, बर्थ एक्सपेक्सिया मतलब है बच्चे का ब्रेन में या वाइटल ऑर्गन्स में खून सही से ना पहुँचना। अब जब बच्चा पेट के अंदर रहता है तो माँ के प्लेसेंटा से थ्रू से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू से बच्चे को खून मिलता जाता है। जब बच्चा पैदा होता है, आखिर नॉर्मली पैदा हो या फिर LSCS जो सीजरियन सेक्शन हम लोग बोलते हैं उससे पैदा हो, तो हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड को काट देते हैं। अब काटने के बाद बच्चे के बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन खुद से तैयार करना पड़ता है। जो अभी तक माँ के ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट थे बच्चे, अब उसको खुद से पहली बार ज़िंदगी में सांस लेना पड़ता है। पेट के अंदर जब बच्चा रहता है तब उसके लंग्स जो होते हैं, फेफड़े, वो फेफड़े पानी से भरे हुए होते हैं। ओके। वो फेफड़े एक बार भी सांस नहीं लिया, उसने पहली बार सांस लेना है। इस दुनिया में ज़िंदा रहना है तो सांस की ज़रूरत है उसको, तो वो सांस लेने के लिए बच्चा पहली बार क्राई करता है। आखिर बच्चा किसी तरह से क्राई ना कर पाए या बच्चा सांस ना ले पाए, तो क्योंकि हम लोगों ने प्लेसेंटल फ्लो को बंद कर दिया, अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया, तो बच्चे का धीरे धीरे ऑक्सीजन के लेवल बॉडी में कम होता जाएगा और तब हम लोगों को कुछ करना पड़ता है ताकि बच्चा सांस लेना शुरू करे। क्योंकि जितना टाइम निकलता जाएगा उतना बच्चे के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा और जितना कम होता जाएगा उतना बच्चे के लिए खतरनाक होता जाएगा। तो दर्शकों, जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर कोई भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो इस प्रोग्राम को आप बहुत ध्यान से सुनिए और डॉक्टर साहब जो भी सलाह आपको दे रहे हैं उन सलाह को मान के चलने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब, एक न्यू बॉर्न बेबी जब जन्म लेता है तो कितने मिनट के अंदर में बच्चा का रोना ज़रूरी होता है, और अगर बच्चा नहीं रोता है तो कितना खतरनाक होता है? जनरली देखा गया है जो बच्चा जब पैदा होता है, नॉर्मल डिलीवरी में पैदा होता है, तो 15 से 30 सेकंड के अंदर ही पहली बार रोना शुरू कर देता है। अच्छा। आखिर नहीं रो रहा है तो हम लोग जनरली जो करते हैं बैक राब करते हैं, उसके पीछे में थोड़ा सा राब करते हैं बच्चे का, ताकि उसमें जो पीछे में बहुत सारे नर्वस टिश्यू रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन फैट टिश्यू, ठीक है, उसके साथ वहाँ पर हाईली एंडिश नर्व एंडिंग्स रहते हैं। तो हम लोग उसको राब करके बेसिकली उसके बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है, एड्रेनलिन हार्मोन बोलते हैं, उसको सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। उसको सिक्रेशन बढ़ाने में बच्चे का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो स्टिमुलेटेड होता है, तो उससे बच्चा क्राई करना शुरू कर देता है। सो आखिर देखा गया है 10 में से 3 बच्चे जन्म के बाद नहीं रोता है। 3 में से 2 बच्चे को सिर्फ बैक रब करने से ही बच्चा सांस लेना शुरू कर देता है। एक केस जो है क्रिटिकल हो जाता है। 10 में से 1 बच्चा ऐसा होता है जिसको बैक रब करने के बाद भी सांस ना ले, तब बच्चे को आर्टिफिशियली हम लोगों को उसको
रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना पड़ता है, बैक मास्क वेंटिलेशन करना पड़ता है, उसके फेफड़े को फुलाना पड़ता है, बाहर से एक मशीन देके बच्चे का फेफड़े को फुलाना पड़ता है ताकि उसके अंदर हवा जाए और बच्चा के बॉडी में ऑक्सीजन पहुँचे। तो आखिर ये चीज़ सही टाइम में नहीं हुआ, आखिर ये चीज़ डिले हुआ, तो हर मिनट मैटर करता है। अच्छा, देखा देखा गया है बच्चा जब जन्म होता है तब सैचुरेशन 60% रहता है और 10 मिनट तक पहुंचते पहुंचते हम लोग जैसे बड़े इंसानों का सैचुरेशन 90-95% रहता है, तो 5 से 10 मिनट तक बच्चे का सैचुरेशन 95% तक पहुंच जाता डॉक्टर साहब, भगवान ना करे किसी की सिचुएशन खराब हो, लेकिन अगर कोई खतरनाक पोजीशन हो जाती है, अगर न्यूबॉर्न बेबी की रोता ही नहीं है वो और खूब क्रिटिकल पोजीशन हो गई, तो इस तरह के बच्चों को किस तरह की बीमारियां हो सकती है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे बॉडी में कि कोई ऑर्गन है तो बच्चे का ब्रेन है। अब किसी भी ऑर्गन में अगर ऑक्सीजन कम पहुंचे तो उसको अफेक्ट होगा। सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब बच्चे के बॉडी में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट 3 ऑर्गन में है, एक है ब्रेन, एक है हार्ट, तीसरा है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है तो सबसे ज़्यादा ब्रेन में डैमेज होता है। अब ब्रेन का डैमेज ऐसा है जो ये तो शॉर्ट टर्म में डैमेज करता ही करता है, लॉन्ग टर्म में इसका लंबा असर रहता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, देखा जाता है उनमें दिमागी रूप से कमज़ोर होता है। बच्चे का सेरिब्रल पॉल्सी बोल के एक बीमारी है, अभी बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनका सेरिब्रल पॉल्सी होता है। ये रीजन क्या उसी की वजह से? एग्जैक्टली, देखा गया है 100 सेरिब्रल पॉल्सी के बच्चों के अंदर 15% से ऊपर बच्चे का सिर्फ जन्म के टाइम में ऑक्सीजन सही से पहुंचा नहीं है, इसके वजह से सेरिब्रल पॉल्सी हुआ है। सिर्फ आखिर हम लोग उस टाइम को सही से मैनेज कर लेते हैं तो हम लोग 15% बच्चों को इम्प्रूव करवा सकते हैं सेरिब्रल पॉल्सी से। तो डॉक्टर साहब, आप जो ये प्रोग्राम जो भी गर्भवती महिलाएं देख रही हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि जब आपकी डिलीवरी हो रही है तो आप सही जगह पर डिलीवरी करवाएं, अच्छे हॉस्पिटल में कराएं जहां पर सारी फैसिलिटी उपलब्ध है? एग्जैक्टली, देखिए प्रॉब्लम ये होता है किसी को पता नहीं होता है, जब पेट के अंदर बच्चा रहता है तो सब कुछ लगता है सब कुछ सही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब बच्चा पहली बार सांस लेने में दिक्कत होता है तब हाथ में टाइम नहीं होता है आपके पास। एक बार बच्चा रोया नहीं, बच्चे को हम लोगों ने अम्बू किया, इंटूबेट किया, फिर भी बच्चे का अच्छे से रिस्पॉन्स आया नहीं, तब आपको हायर सेंटर में शिफ्ट करना पड़ता है। अब जो प्रॉब्लम होता है बच्चा पैदा होने के बाद ये शिफ्ट करना एक हर मिनट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तब आपको दौड़ना पड़ता है, इधर से उधर दौड़ना पड़ता है। जन्म के बाद बच्चे को ट्रांसपोर्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, आखिर बच्चा काफ़ी क्रिटिकल है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना और डिफ़िकल्ट होता है। इंडिया में एम्बुलेंस सिस्टम, वेंटिलेटर सिस्टम उतना इफेक्टिव है नहीं, जिसके लिए मेरे मानना यही है आखिर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी डिलीवरी अच्छे सेंटर से करना चाहिए, ताकि जो इनिशियल हम लोगों का पहले 3 दिन का इम्पोर्टेंस रहता है बच्चे की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा। पहले 3 दिन अच्छे सेंटर में रहता है तो कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो अर्ली से स्टेज में डिटेक्ट कर सके, क्योंकि पेट के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो डिटेक्ट कर नहीं सकते। कितना भी आप अच्छा अल्ट्रासाउंड कर ले, कितना भी आप अच्छा एनोमली स्कैन कर ले, हर चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो जन्म होने के बाद ही पता चलता है। तो दर्शकों, आज जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसके पहले शायद किसी भी चैनल ने इस सब्जेक्ट को नहीं उठाया था। तो आज हम जो है न्यूबॉर्न बेबी की जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर ये एक स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो महिलाएं गर्भवती है, अगर कोई भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो डॉक्टर साहब जो भी सलाह आपको दे रहे हैं उनको बिल्कुल मान कर चलिएगा। डॉक्टर साहब, प्री मैच्योर्ड बेबी जो होता है, क्या उसमें ये समस्या क्या ज़्यादा देखी जाती है क्या? एक्चुअली कि मैं समझूँ तो देखिए, कहीं भी बच्चा प्री मैच्योर क्यों होता है, कोई नॉर्मली बच्चा तो पैदा होना नहीं चाहता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं बच्चे के अंदर, माँ के अंदर, जिसके वजह से बच्चा प्रीमैच्योर पैदा होता है। मोस्ट कॉमन जो होता है इन्फेक्शन होता है। ओके। माँ को आखिर इन्फेक्शन होता है, माँ का जो पानी भरा पैकेट होता है ना बच्चे का, बच्चा जिसके अंदर रहता है, एमनियोटिक सैक बोलते हैं, तो कोरियो एमनाइटिस बोलते हैं कि इन्फेक्शन होता है जहाँ पर एमनियोटिक सैक के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसी कारण से मोस्टली बच्चा प्रीमैच्योर होता है। जिस बच्चे का इन्फेक्शन पहले से चल रहा था उसमें ऑलरेडी ब्लड फ्लो माँ से बच्चे में कम जा रहा था, तो ऑलरेडी वो बच्चा हाईली प्रोन है इन्फेक्शन के वजह से एस्फिक्सिया होने के लिए। किसी बच्चे का आखिर बहुत ज़्यादा पहले पैदा होता है तो उसका सांस लेने का सेंटर डेवलप नहीं होता है, तो उसको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत पड़ता है। जो टार्म बच्चे में मैंने बोला 10 में से 3 बच्चे को रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है जन्म के बाद,
और प्रीमैच्योर बच्चे में और भी ज़्यादा होता है। तो डॉक्टर साहब, जन्म लेने से पहले क्या कोई ऐसे कोई सिम्टम हैं क्या जिसको देखकर समझा जा सकता है कि बच्चा जो है जन्म लेने के बाद नहीं रोएगा या प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसा कोई सिम्टम? हाँ, एक्चुअली 100% किसी चीज़ में गारंटी नहीं दे सकते हैं। ऐसे भी देखा गया है जो सारे रिपोर्ट सही है उसके बाद भी जन्म के टाइम में देखा गया है जो बच्चा रोया नहीं। उसका मोस्ट ऑफ द रीज़न जो होता है, कभी कभी ट्रू नॉट बोल के एक चीज़ होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो अंदर ही अंदर एक के साथ एक नॉट बना देता है। वो नॉट बन के क्या होता है, सडनली देखा जाता है बच्चा पूरा सब कुछ सही था, अल्ट्रासाउंड में सब कुछ सही था, पर बच्चा पैदा होने के टाइम देखा गया बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। इसको हम लोग स्टिल बर्थ बोलते हैं और इसका कोई रीज़न भी नहीं पता चलता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसको पता नहीं चल सकता है, कभी भी कुछ भी टेस्ट से पता नहीं चल सकता है। पर इसको अगर छोड़ दें तो कुछ सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं जो दिन में आपको काउंट करना चाहिए बच्चा मूवमेंट कितना बार कर रहा है। अच्छा। स्पेशली जब खाना खाते हैं उसके बाद जब आप खुद रेस्ट लेने जाते हैं उस टाइम में बच्चे का मूवमेंट होना चाहिए। उस टाइम का आपको 1 घंटे का मूवमेंट काउंट करना है और पूरा दिन का मूवमेंट काउंट करना है। आखिर मूवमेंट आपको कम लगता है तो आपको इमीडिएटली गायनेकोलॉजिस्ट जो आप दिखा रहे हैं जिनको, उनके साथ कंसल्ट करना है। दूसरा है आखिर मूवमेंट कम है या फिर आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब माँ का एज बहुत ज़्यादा है। अच्छा। या फिर माँ को हाइपरटेंशन है, माँ को और कोई प्रॉब्लम है, प्लेसेंटल फ्लो का अल्टरेशन है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में CTG बोल के एक टेस्ट होता है जिसमें हम लोग देखते हैं बच्चे का जो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, हार्ट रेट कितना चेंज हो रहा है, और जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम हार्ट रेट फॉल होता है नहीं होता है। इसको देख के हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो उसका बच्चे का अंदर ब्लड फ्लो सही से जा रहा है नहीं जा रहा है। और भी कुछ एडवांस स्टेजेज है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो प्रेग्नेंट महिला है उनमें अगर हाई प्रेशर और लो प्रेशर है तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट बच्चे पर आता है एकदम, और ये डॉक्टर से जो है सलाह लेने की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है एकदम। तो डॉक्टर साहब, क्या डिलीवरी के दौरान अगर कोई कॉम्प्लिकेशन अगर होता है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो क्या इसके वजह से भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है क्या? हाँ, देखा गया है जो बच्चा जिन बच्चों को बार्थ एस्फिक्सिया बोलते हैं, एक्चुअली बार्थ एस्फिक्सिया टर्म पहले का टर्म था, अभी इसको हम लोग बोलते हैं पेरीनेटल एस्फिक्सिया। पेरीनेटल क्यों बोलते हैं? इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, एक इंट्रायूटेराइन पीरियड इंपॉर्टेंट होता है, एक पोस्टनेटल इंपॉर्टेंट होता है और एंटीनेटल होता है। तो अब ये तीनों चीज़ में कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है। जैसे बच्चा पेट के अंदर ही ब्लड फ्लो कम हो रहा है तब भी एस्फिक्सिया हो सकता है। जन्म के दौरान जो इम्पॉर्टेंट 5 मिनट 10 मिनट होता है उसमें आखिर प्रॉपर वे में मैनेजमेंट नहीं हो पाया तब भी एस्फिक्सिया हो सकता है। या पोस्टनेटली बच्चे का कोई कुछ प्रॉब्लम हो गया, इन्फेक्शन हो गया, उसके वजह से भी एस्फिक्सिया हो सकता है। पर देखा गया जो आखिर एंटीनेटल और हम लोग इमीडिएट पोस्टनेटल पीरियड को कवर कर ले सही थे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एस्फिक्सिया से हम लोग रोक सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमने देखा कि ज़्यादातर महिलाओं की ये टेंडेंसी रहती है कि भाई मेरी डिलीवरी जब नॉर्मल हो जाए तो अच्छा है, लेकिन बहुत समय हमने देखा है कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से होता नहीं है और बच्चा डिलीवर होता नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या ये प्रॉब्लम क्या आ सकती है? क्या हो सकता है? एक्चुअली ये देखा गया है कि बहुत प्रोलॉन्ग डिलीवरी होता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है, तो जो बच्चे का ब्रेन है वो बेसिकली माँ के पेल्विस में अंदर बहुत टाइम तक फंसा रहता है। हाँ। वो फंसा रहता है तो उसमें क्या होता है, कुछ वक्त के बाद माँ भी फैटिक हो जाते हैं। तो माँ फैटिक हो जाते हैं तो ऑलरेडी बच्चे का जो ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो होना चाहिए था वो ऑल कम होना शुरू होता है। इस बीच में आखिर पानी छूट जाए तो और प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो आखिर प्रोलॉन्ग लेबर हो रहा है और माँ एकदम ही नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है ऐसे कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होना चाहिए। माँ को ये डिसाइड करना चाहिए जो बच्चे के लिए बेस्ट है वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट गायनेकोलॉजिस्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उनको क्या लगता है हाँ जो इस पोजीशन में हम और वेट नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली डिलीवरी करना चाहिए। भाई नॉर्मल नहीं तो है, नॉर्मल नहीं कर रहे हैं तो सिजारियन सेक्शन करना। बिल्कुल दर्शकों, आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर अरित्रा रॉय जो हैं बच्चों जो न्यू बॉर्न बेबी है उनकी समस्याओं को लेकर डॉक्टर साहब के साथ हम बहुत डिटेल्स में बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास भी नहीं थी, हमारे पास भी नहीं थी, ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी प्रेग्नेंट महिलाएँ यह कार्यक्रम देख रही है उनसे हमारा विशेष रूप से अनुरोध रहेगा कि डॉक्टर साहब जो भी आपको सलाह दे रहे हैं उन सलाह को मान के चलिएगा, निश्चित रूप से इसका फ़ायदा जो है आपको मिलेगा। डॉक्टर साहब, क्या पहली डिलीवरी में अगर बच्चा नहीं रोता है, जो क्रिटिकल पोजीशन हो जाती है, तो वो क्या सेकंड डिलीवरी के दौरान भी हो सकता है? क्या देखना पड़ता है जो इसका कारण क्या है जी। आखिर बच्चा माँ के कोई प्रॉब्लम की वजह से पहली डिलीवरी में नहीं रोया है, जैसे माँ को आखिर बहुत हाइपरटेंशन हुआ है, माँ का यूट्राइन कैविटी में कोई फाइब्रॉइड है या फिर माँ का यूट्राइन कैविटी एबनॉर्मल शेप का है, ठीक है,
या फिर माँ को कोई और बीमारी है, जिसके हार्ट की बीमारी है माँ को, तो ऐसे चीज़ों में बच्चे का पहले बच्चे में जिस कारण से आपका एस्फिक्सिया हुआ था वो रिपीट होने का चांस रहता है सेकेंड बच्चे में। हाँ, आखिर बच्चे का खुद का प्रॉब्लम था, जैसे आखिर ट्रू नॉट था, तो उस कंडीशन में जहाँ पर स्पेसिफिक बच्चे का प्रॉब्लम की वजह से पहले बच्चा नहीं रोया था, उसमें सेकेंड बच्चे में ना होता। फिर भी चांसेस हमेशा ज़्यादा रहता है, पहले बच्चा नहीं रोया है तो सेकेंड बच्चे के लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए, उसको हायर सेंटर में ही करवाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, एक बच्चा माँ के गर्भ में हेल्दी है या नहीं, ये जानने के लिए जो ये 9 महीने का जो पीरियड होता है इसमें कितने बार टेस्टिंग कराना ज़रूरी है? गवर्नमेंट के हिसाब से इसको मिनिमम हम लोग 4 बार करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। पर प्राइवेट के ऊपर मतलब कि आप बोलेंगे जो इंटरनेशनल गाइडलाइन वाइज ये और फ्रिक्वेंट है, डिपेंड करता है कितना फ्रिक्वेंट करना है, वो माँ का कितना प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर। अगर किसी माँ को हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है तो हम लोग को बहुत फ्रिक्वेंटली करना पड़ता है। तो कितने बार कराना चाहिए? तो डिपेंड करता है हर माँ के अलग ऊपर। जैसे आखिर किसी माँ को बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है, माँ के ऑलरेडी ब्लड फ्लो अल्ट्रेशन होना शुरू हुआ है, तो हर हफ्ते में भी करना हो सकता है। ऑलरेडी बच्चे का ब्लड फ्लो अल्ट्रेशन होना शुरू हुआ है और बच्चा ग्रोथ कम हो रहा है पेट के अंदर ही, तो हर हफ्ते भी हम लोग को रिपीट करना पड़ता है। डिपेंड करता है कितना सीरियस कंडीशन है माँ का और बच्चा अफेक्ट होना शुरू हुआ है नहीं हुआ है, ये दोनों चीज़ के ऊपर डिपेंड करके कितना बार अल्ट्रासाउंड करना है, कितने बार एंटीनेटल विजिट करना है, ये डिसाइड करना जाता है। और ये चीज़ मुझे लगता है हर वक्त अपने गायनोकोलॉजिस्ट के ऊपर छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही पर्सन है जो आपको देख रहे हैं, सही सलाह देंगे, एकदम सही सलाह देंगे। दर्शकों, हम आपको बता दें कि एक बच्चे का रोना जो है उसके विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, मेंटल डेवलपमेंट के लिए बच्चों का रोना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब आपका बच्चा रोता है तो आपको इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चा को दिन में कितना घंटा रोना चाहिए और ज़्यादा अगर बच्चा रोता है तो उसका इलाज क्या है, इस बारे में भी हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, बच्चों का जो है रोना उनके शरीर और उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं अभी तक जो बता रहा था ये है जो बच्चा जन्म के बाद रोना, ठीक है। अब जन्म के बाद रोना अच्छा चीज़ है, सबको पता है, पर आपको समझना पड़ेगा हर रोना अलग होता है। तो नॉर्मल रोना और एबनॉर्मल क्राई में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ माएँ बोलते हैं जो हमारा बच्चा बहुत अच्छे से रोया था, बहुत अच्छे से रोया था, फिर भी बच्चे को हमारा सेरेब्रल पॉल्सी कैसे हो गया। तो एक चीज़ होता है जो हम लोग बोलते हैं इरिटेबल क्राई, नॉन कंसोलेबल क्राई। आखिर बच्चा इतना रो रहा है, आप उसको दूध पिलाना चाह रहे हैं तब भी रो रहा है, बच्चे को गोदी में ले रहे हैं तब भी रो रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं इनकंसोलेबल क्राई। ये होता है बच्चे का बर्थ एस्फिक्सिया के वजह से जो HIE होता है, हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंजुरी इन एनकेफेलोपैथी होता है, इंजुरी इंड्यूस्ड एनकेफेलोपैथी। उसमें फर्स्ट स्टेज में बच्चा इरिटेबल रहता है। तो इरिटेबल क्राई जो होता है वो नॉर्मल नहीं है, उसमें खुश होने की वाला बात नहीं है, पर ये चीज़ डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों इतना रो रहा है? एग्जैक्टली, ये चीज़ डिटेक्ट करना भी डिफिकल्ट है, और इस चीज़ डिटेक्ट करने के लिए आपको अच्छे डॉक्टर, पेडिशियन या फिर न्यूरोलॉजिस्ट को साथ कंसल्ट करना चाहिए आइडियली। डॉक्टर साहब, नॉर्मली एक बच्चे को दिन में 24 घंटा में कितना घंटा रोना मतलब नॉर्मल होता है? एक नॉर्मल बच्चा जो होता है वो पहले 6 महीने में बच्चा 3 चीज़ों से रोता है। पहला चीज़ है भूख से रोता है। अब आपको भूख के अर्ली क्यूज़ को समझना पड़ेगा। जब बच्चा भूखा होता है तब पहले उसका लिप स्मैकिंग होता है, ऐसे मुंह हिलाता है, फिर हाथ को मुंह के पास लेके जाता है, फिर वो सक करना शुरू करता है। उसके बाद लास्ट स्टेज में जाके बच्चा रोना शुरू करता है। तो आपको पहले 2 स्टेज में ही बच्चे को फीडिंग देना चाहिए। दूसरा है बच्चा जब भी टॉयलेट पॉटी करता है, सुसु करता है, उस टाइम रोता है, क्योंकि जो आपका ब्लडर और बावेल डिस्टेंशन होता है पॉटी से पहले, वो हमारे लिए भी स्ट्रेसिंग सेंसेशन है, बच्चे के लिए वो पेनफुल सेंसेशन है। तो उस पेन की वजह से बच्चा रोता है। और तीसरा चीज़ जिससे बच्चा रोता है वो है एब्डोमिनल कोलिक। पर ये जनरली पहले 4 हफ्ते में नहीं होता है, 4 हफ्ते के बाद ही डेवलप होता है। तो उसमें कभी कभी हम लोग कुछ दवाई देते हैं जिससे एब्डोमिनल थोड़ा सा कम हो जाता है। कुछ बच्चे जो फार्मूला फीड में होते हैं उनमें एब्डोमिनल कोलिक ज़्यादा होते हैं, तो मे बी वो सब बच्चे ज़्यादा रोते हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ के कि बच्चा एबनॉर्मली क्राई कर रहा है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तब मैं बोलूँगा आप नियर बाई डॉक्टर को दिखाइए। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, एबनॉर्मल क्राई इज़ नॉट ए नॉर्मल थिंग। बिल्कुल दर्शकों, मैं डॉक्टर अरित्रा रॉय से जो है न्यू बॉर्न बेबी की समस्याओं को लेकर जो है बहुत डिटेल्स में बातचीत किया। और बच्चों का रोना, ज़्यादा रोना और कम रोना दोनों ही जो है बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए आप अपने बच्चे से संबंधित कोई भी अगर सलाह लेना चाहते हैं तो डॉक्टर अरित्रा रॉय से आप नियोटिया गेटवेल में जाकर मिल सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं।
इसी प्रकार फिर अगले हफ्ते एक नए कार्यक्रम को लेकर हम आपके बीच में हाजिर होंगे। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।